Good morning, students. Good morning. Myself कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है और मैं रतनगढ़ का जो सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे बेस्ट स्कूल है श्री रघुनाथ सीनियर सेकेंडरी स्कूल रतनगढ़ में है। जो सबसे अच्छा स्कूल है उसमें ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है और इन ऑनलाइन क्लासेस में कक्षा 6 में सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि आपको बच्चों पता है कि आपका सिलेबस चेंज हो चुका है। क्लास 6 का भी सिलेबस है वो बदल चुका है। क्लास 6 में भी सिलेबस है वो नया आया है। तो आप है वो जल्दी से बाजार से नया सिलेबस ले आए, अपने फेरको पे डाल दें। आपके 2 अध्याय पूरे हो चुके हैं और हम तीसरे अध्याय की ओर चल रहे हैं। हमारा जो तीसरा अध्याय है वो आरंभिक नगरों के बारे में, जिनमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के आरंभिक नगरों का अध्ययन कर रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सभ्यता दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग आज से 5000 से लेकर 6000 तक मानी जाती थी, लेकिन कुछ नए शोधों के अनुसार यह सभ्यता करीब 7000 से लेकर 8000 वर्षों तक पुरानी मानी गई थी। करीब आज से 150 वर्ष पहले जब भारत में अंग्रेजों का काल था, तो अंग्रेजों के काल में जब देश में रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था, तो भारत और पाकिस्तान उस समय एक ही थे। उस समय रेलवे लाइन के लिए ईंटों की आवश्यकता महसूस हुई। तो ईंट बिछाने के लिए जब काम खुदाई चल रही थी, तो एक स्थान विशेष से ईंट निकलनी शुरू हो गई, ईंटें निकलनी शुरू हो गई, जिसका प्रयोग वे रेलवे लाइन के रूप में करने लगे थे। आज से करीब 100 वर्ष पहले 1920 के दशक में जब पुरातत्वविदों ने उस क्षेत्र की खुदाई की, तो वहां पर एक भव्य, सुसंस्कृत और विकसित सभ्यता के अवशेष मिले, एक विकसित शहर के अवशेष मिले, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर को खोजा गया था। इसलिए इस खोजे गए नगर के आधार पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। जब पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र की खुदाई की, तो उन्हें यहाँ अत्यंत विकसित, पूर्ण रूप से सुसज्जित, अत्यंत परिष्कृत, समकोण पर काटती हुई सड़कें, एक कोने में बने हुए मकान, बीच में सड़क, नालियों की उत्तम व्यवस्था, सड़कों के अंदर नीचे नालियां, इस प्रकार की उत्तम व्यवस्था उन्हें देखने को मिली। तो पुरातत्वविदों ने इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा। इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पड़ा है। सिंधु घाटी सभ्यता इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इस सभ्यता का विकास सिंधु, सरस्वती और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर हुआ था। तो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे पर इस सभ्यता का विकास होने के कारण, इस सभ्यता के विकसित होने के कारण इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना गया, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे पर विकसित हुई। जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, सिंध का इलाका, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ इलाकों तक होते हुए अरब सागर में ये गिरती थी। राजस्थान में जो इसकी जो प्रमुख नदी थी वो सरस्वती थी। हमें प्राचीन सरस्वती नदी के भी अवशेष मिले हैं रेगिस्तान के इलाकों में नीचे,
जमीन के नीचे सरस्वती क्षेत्र का बहाव है, उसका पुरातत्वविदों को पता चला है। इस आधार पर विद्वानों ने मान्यता है कि यह विलुप्त सरस्वती नदी थी। ये हजारों वर्ष पहले ऊपर बहती थी, जिसके किनारे पर यह अत्यंत विकसित समृद्ध सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो विकसित हुई थी। इसे हम इंडस वैली सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। इंडस वैली या सिंधु घाटी सभ्यता इसे कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का उद्भव और विकास है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों विशेषकर सरस्वती नदी के किनारे पर यह सभ्यता विकसित हुई थी। तो इसके 3 नाम हो गए, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का नाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि सबसे पहले पुरातत्वविदों ने हड़प्पा शहर की खोज की थी। पुरातत्वविदों को हड़प्पा नगर खुदाई में मिला था। पुरातत्वविदों ने हड़प्पा की खुदाई की थी, जहां पर अत्यंत विकसित निवास स्थान, अत्यंत परिष्कृत नगर, संपूर्ण प्रकार की सड़कें, इसके अलावा नालियों की उत्तम व्यवस्था, घरों से निकलती हुई नालियां, मुख्य नाले से मिलती हुई नालियां, ये सब मिला था। इस आधार पर विद्वानों का मानना था कि यह सभ्यता बहुत ही उन्नत थी। इसके बाद इस सभ्यता के जो कई अन्य स्थल थे, जिसमें मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा भी धीरे धीरे खोजे गए। इससे विद्वानों के मन में यह बात दिमाग में आ गई थी कि यह एक उन्नत सभ्यता थी और यह अत्यंत विकसित थी। इसका विस्तार था वो जम्मू कश्मीर, पंजाब, पाकिस्तान का पंजाब, सिंध, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के कुछ हिस्से से लेकर अरब सागर तक ये सभ्यता विकसित थी। अरब सागर तक ये सभ्यता फैली हुई थी। वहीं पाकिस्तान के बलूचिस्तान तक कुछ हमें पुरातात्विक स्थल मिले, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र था, इसका भाव क्षेत्र था वो बलूचिस्तान तक था, जहाँ पर बलूचिस्तान के अंदर भी कुछ नगर या कुछ स्थल खोजे गए हैं। तो हड़प्पा नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा शहर की खुदाई हुई थी, हड़प्पा नगर की खुदाई हुई थी। हड़प्पा नगर वो सबसे पहले खोजा गया था 1920 के दशक में। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता भी इसे कहा जाता है। सबसे पहले जो नगर विकसित अवस्था में मिला था और जिसकी सबसे पहले खुदाई हुई थी उसे हड़प्पा कहा गया या उसका नाम हड़प्पा था। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। इसके बाद 100 वर्षों के बाद इस स्थल को ढूंढा गया। ये खंडक उपमहाद्वीप के सबसे पुराने नगरों में से हुआ था, क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। इसलिए बाद में बनने वाले सभी पुरास्थल, जो इमारतें और जो चीजें मिली हैं, उन्हें हम हड़प्पा सभ्यता की चीजें कहकर संबोधित करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के नाम से इसे जानते हैं। इसकी प्राचीनता करीब आज से 4700 से लेकर 6500 साल तक मानी गई है। यह सभ्यता लगभग इतनी पुरानी थी। तो हड़प्पा है सभ्यता, क्योंकि हड़प्पा शहर की सबसे पहले खुदाई हुई थी। हड़प्पा को सबसे पहले खोजा गया था। हड़प्पा का उत्खनन सबसे पहले हुआ था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता को इसका नाम दिया जाता है। जितने भी अन्य पूरा स्थल इसके बाद मिले और जितने भी औजार अवशेष जितने भी मिले हैं, क्योंकि सबसे पहले जिसके नगर के नाम से खोज हुई थी, इस सभ्यता को भी उस नगर के नाम से ही जाना गया। इस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से या हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से इसे संबोधित करते हैं। इस सभ्यता के हमें कई नगर मिले हैं, जिनमें कई स्थल मिले हैं, कई नगर मिले हैं जो अत्यंत पूर्ण विकसित थे। कुछ छोटे नगर थे, कुछ बड़े विशाल नगर थे। इन नगरों में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगा, लोथल,
रंगपुर जैसे बड़े विशाल नगर थे, जो उस समय के महानगर थे, इनके किनारे पर यह सभ्यता पूर्ण रूप से विकसित हुई थी। यह सभ्यता पूर्ण रूप से अपने चरम पर पहुंची थी। आज हम देखेंगे इन नगरों की क्या विशेषता है। जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रगुप्त, राखीगढ़ी, कालीगंगा जैसे मेरे नगरों का नाम लिया है, इन नगरों की क्या विशेषता है। पहला, हड़प्पा कालीन नगरों को एक या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित किया जाता था। हड़प्पा कालीन जो नगर थे उनको निचला भाग या ऊपरी भाग दो भागों में विभाजित किया जाता था। प्रत्येक प्राय नगर थे उसके दो या उससे अधिक भाग होते थे, लेकिन मुख्य रूप से हड़प्पा कालीन जो नगर थे उसको एक या दो भागों में विभाजित किया गया। पश्चिमी भाग छोटा होता था, जो निचला जो पूरा इलाका होता था, जो पश्चिम का हिस्सा होता था, जो पश्चिम का इलाका होता था वो छोटा होता था और ऊंचाई पर होता था। पश्चिम का भाग छोटा था वो ऊंचाई पर था, जबकि पूर्व का भाग नीचे था और नीचाई पर था। जो पश्चिम भाग था वो छोटा ऊंचाई पर था, जबकि पूर्वी हिस्सा बड़ा होता था और निचले स्तर पर था। पश्चिम भाग ऊपर होता था और छोटा था, जबकि पूर्वी भाग बड़ा था और निचले हिस्से में था। निचले हिस्से या पूर्वी भाग में ज्यादातर जो नगर के निवासी किसान मजदूर थे वो निवास करते थे, शिल्पी थे, कारीगर थे, निवास करते थे, जबकि ऊपरी भाग में राजा, राजपुरोहित परिवार के सदस्य हैं वो रहते थे। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्व नगर है। जो पश्चिम का चित्र है जो ऊंचाई पर है उसको पुरातत्वविदों और इतिहासकारों ने नगर दुर्ग का है, नगर परकोटा का है। नगर के परकोटे में राजा, पुरोहित, सामंत, राजपुरोहित ये परिवार सामंत या जात के लोग रहा करते थे, जबकि जो निचला इलाका था वो निचला नगर कहलाता था। निचला हिस्सा था उसे हम निचला नगर कहते हैं। दोनों हिस्सों, पश्चिमी हिस्सा और पूर्वी हिस्सा, ऊपरी भाग और निचला भाग, दोनों को चार दीवारी से मजबूत बनाया गया था। दोनों को पक्की ईंटों से उनकी चारों ओर दीवारें बनाई गई थी। ईंटों को सुखाकर पकाया जाता था। ईंटों को उस समय सुखाया जाता था और पकाया जाता था। ईंटें इतनी मजबूत थी, हजारों वर्ष बीतने के बाद भी आज भी जो दीवार है वो वैसी ही बनी हुई है। ईंटें इतनी अधिक मजबूत थी, ईंटें इतनी ताकतवर थी, इतनी शक्तिशाली थी कि हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी वो ईंटें वैसी ही बनी हुई हैं, वैसी ही दीवार है वो खड़ी है। कुछ नगरों में जो हड़प्पा और जैसे नगर है, उस नगरों में जो नगर दुर्ग का भाग है वहां पर कुछ विशेष इमारतों का निर्माण किया गया था, जैसे विशाल अन्नागार जैसे कुछ क्षेत्र थे जिनमें अनाज रखा जाता था। कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार विशेष मिलेंगे। मोहनजोदड़ो है उसमें एक विशाल स्नानागार, विशाल कुंड के अवशेष मिले, विशाल तालाब के विशाल जोड़े जैसा कुंड है उसके अवशेष मिले हैं। इसे ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था। इसके ऊपर की ओर चारों दिशाओं में छोटे छोटे कमरे बने हुए थे। इसके नीचे जो ईंटों से बना तल बनाया गया था और उस पर रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसके रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल बिछाया गया था। इसके जो विशाल स्नानागार था उसके चारों ओर सीढ़ियां बनाई गई थी, जिसमें उतरने के लिए जो व्यक्ति नहाने के लिए उतरता था उसके लिए सहायता करती थी। यह विशाल स्नानागार अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। उस समय इतने विशाल स्नानागार हमें देखने को नहीं मिलते हैं। इसे बनाने के लिए ईंटें और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। इसके चारों ओर छोटे छोटे कमरे थे जिनका प्रयोग वो जो महिलाएं होती थी वो स्नान के लिए करते थे, जबकि पुरुष लोग थे वो विशाल स्नानागार में सीढ़ियों से नीचे उतरकर आते थे और स्नान करते थे। विशेष उत्सव के समय, विशेष महोत्सव के समय, उस समय लोग थे वो विशाल स्नानागार में स्नान करते थे और अपने धार्मिक कार्यों का संपादन करते थे। तो इस विशाल स्नानागार का प्रयोग है वो विशेष अवसर पर किया जाता था। इसे ईंटों और प्लास्टर से मजबूत
बनाया गया था। इसके नीचे एक कुआं बनाया गया था। चारों ओर अंडरग्राउंड नालियां बनाई गई थी, जिससे पानी को गंदे पानी को बाहर निकाला जा सके, गंदे पानी को बाहर भेजा जा सके। तो उसके ऊपर प्लास्टर के ऊपर मजबूत बनाने के लिए चारकोल का लेप किया गया था। चारकोल के द्वारा इसे मजबूत और ताकतवर बनाया गया था। इतने साल बीतने के बावजूद भी जो साज नालागढ़ है वो लगभग वैसा ही बना हुआ दिखाई देता है। इस नालागढ़ के दोनों ओर चारों ओर नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी हुई थी। सीढ़ियों का प्रयोग है वो नीचे उतरने के लिए किया जाता है। आज का जो बिंदु है, इन नजरों की क्या विशेषता थी? अगर बच्चों आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है तो आप जूम कर लें, जूम करके बोर्ड के पास देखें और आपको अच्छी तरह दिखाई देगा। अगर सुनने में समस्या है तो किसी बच्चे के पास ब्लूटूथ है तो ब्लूटूथ का प्रयोग करके भी सुन सकता है। या आज आपको लिखना है, तीसरा पाठ अभी शुरू हो चुका है, इसको लिखना है, याद करना है, समझना है। धन्यवाद।